हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मास्टर जी बिजनेस स्टडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने चैप्टर समझा दिया था। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा हम जो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले है चैप्टर का नाम आपको पता है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बहुविकल्प क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अच्छा ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसे थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से पेपर में आए या ना आए इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सबको पता है, समझा चुका हूँ कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। और इसमें दिया हुआ है कि कैसी थी बेटा, संपन्न थी। कैसी थी? संपन्न थी। तो हमारा जो उत्तर है वो ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं स्वतंत्रता से पूर्व आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था। ये भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको याद है, समझा चुके हैं कि कौन सा था बेटा। कृषि था, व्यापार था, कुटीर था, सेवा था। सबको पता है कि 85% जो जनसंख्या थी, आबादी थी, वो किसके ऊपर निर्भर थी बेटा? कृषि के ऊपर निर्भर थी। तो इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। ठीक। सेकंड में कह रहे हैं बेटा, थर्ड पर्सन है आपका ये, कि कौन सी शताब्दी में भारत को सबसे अधिक धनी देश माना जाता था। ठीक है, अंग्रेजों से आने से पहले। ठीक है, भारत कैसा देश था बेटा? धनी देश था। और ये जो चैप्टर है आपका कौन से, इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि अंग्रेज आए थे, भारत को लूटा था। ठीक है ना। और उनके जो उद्योग धंधे थे वो क्या कर दिए थे बेटा? खराब कर दिए थे। तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत अच्छा था। और कौन सी शताब्दी बेटा? 17वीं थी। ठीक है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ विकल्प है सही हो जाएगा। चलिए गलत हो गया। चलिए, स्वतंत्रता के समय अधिकांश भूमि का स्वामित्व था बेटा किसके पास था? हमने पढ़ लिया कि जब अंग्रेज आया था, ब्रिटिश शासनकाल आया था, तो उन्होंने क्या काम करा था? जो किसानों की भूमि थी वो छीनकर किन्हें दे दी थी? जमींदारों को, जागीरदारों को। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ब यानी कि जागीरदारों के पास। ये सारे बहुविकल्प आप पढ़ चुके हो। ठीक है, पिछली 2 वीडियो में आपने अगर एक बार वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार देख लीजिए। पूरा ये जो क्वेश्चन है उन्हीं के बेस पर है। इसके बाद बेटा आपका प्रश्न 5 है, भारत में रेल पटरी को बिछाने का काम 1953 में शुरू हुआ था। बेटा किसने करा था? देखो, जो औद्योगिकरण हुआ था, जो ट्रेनें चली थी, वो अंग्रेज लाए थे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी आपका ए सही हो जाएगा, ब्रिटिश उपनिवेश काल में। ठीक है, इसमें भी आपका ए सही हो गया। अब आपके अति लघु हैं, एक बार इन्हें और देख लीजिए। बहुविकल्प में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपने पिछली 2 वीडियो में पढ़ा ना हो। ठीक है। चलिए, पहला है अति लघु का कि स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की जो स्थिति थी कैसी थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी बेटा? स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की स्थिति दयनीय थी। वह मध्यस्थों द्वारा शोषित किए जाते थे तथा उनसे बेगार कराया जाता था। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में हम पढ़ चुके हैं कि किसानों की स्थिति कैसी हो गई थी बेटा? दयनीय हो गई थी। और ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व कैसी थी? अच्छी थी। ठीक है ना। याद रखना, ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व। ठीक है, जब अंग्रेज आने से पहले, ब्रिटिश शासन काल के आने से पहले किसानों की स्थिति थी, अच्छी थी। ब्रिटिश शासन काल के टाइम किसानों की स्थिति कैसी हो गई? खराब हो गई। और ब्रिटिश शासन काल कब था बेटा? स्वतंत्रता से पूर्व था। तो कैसी स्थिति? खराब स्थिति थी, बेकार स्थिति थी, मध्यस्थ। जो बेटा मध्यस्थ की बात आ रही है वो हम पढ़ चुके थे कि जो जमींदार थे, यानी कि मध्यस्थों हुआ। पहले आपका ब्रिटिश आए, शासन आया, उसने हुक्म किसे दे दिया था? जमींदारों को, कि अब तुम किसानों से लगान वसूल करोगे। तो मध्यस्थ कौन हुआ बेटा? इसमें जमींदार हुए। और जमींदारों के द्वारा क्या हो रहा था? किसानों का शोषण किया जा रहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रिटिश शासन
काल में भारत कौन से माल का निर्यात बनकर रह गया? ब्रिटिश काल में भारत कौन से माल का निर्यात बनकर रह गया? तो बेटा सबसे ज्यादा निर्यात किसका हुआ था? हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में पढ़ चुके थे कि जो ब्रिटिश शासन काल आया था उसका मुख्य जो निर्यात का वस्तु थी वो कौन सी थी बेटा? कपड़े बनाने में जो भी वस्तुएं काम आती है, यानी कि सूत और कपास। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बेटा, जैसे सूती, रेशम, वस्त्र, चावल, जूट, शक्कर, मसाले आदि। मसाले भारत से निर्यात ही होते गए हैं। ठीक है ना। कृषिगत वस्तुओं का निर्यात बनकर रह गया। कैसी वस्तुएं? सब कृषिगत है, यानी कि जैसे सूती, रेशम, वस्त्र, चावल, जूट, शक्कर, मसाले आदि कृषिगत वस्तुओं का निर्यातक बनके रह गया। उसके बाद बेटा 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र कहां पर लगाई गई है? ठीक है, 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र मिलें कहां पर लगाई गई हैं? तो 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र मिलें देश के पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र तथा गुजरात में लगाई गई हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात में लगाई गई हैं। अच्छा, एक चीज है, महाराष्ट्र और गुजरात में इसलिए भी लगाई गई थी क्योंकि वहां पर जो पहले माल जाता था आता था वो समुद्री रास्तों के द्वारा आता और जाया करता था। ठीक है ना। तो समुद्री रास्तों के द्वारा ही माल बाहर देशों से आता था और बाहर देशों में जाता था। तो समुद्री रास्ते कहां पर हो बेटा? समुद्र कहां पर था? महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक है, आगे चलिए। 1870 तक भारत में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की संख्या कितनी थी? 1870 तक संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की संख्या केवल 2 थी। ठीक है ना। अंग्रेजों ने बैंकों की स्थापना करी थी और कितनी बैंकों की संख्या थी बेटा? संयुक्त पूंजी वाले 2 थी। ठीक, आगे चलिए। ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम जनसंख्या कौन से सन में हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम जनसंख्या 1881 में हुई थी। ठीक है, 1881 में ब्रिटिश शासन काल में सबसे पहले जनसंख्या यानी जनसंख्या गणना हुई थी। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता के समय भारत में भू व्यवस्था प्रणाली कौन कौन सी थी? स्वतंत्रता के समय भारत में भू व्यवस्था प्रणाली 3 थी। अच्छा, हमने पढ़ लिया था ना, 3 प्रणालियां थी। भू व्यवस्था प्रणाली यानी कि आपको याद होगा वीडियो सेकंड वीडियो में आया था, कौन सी थी भाई? भूमि बंदोबस्त। और भूमि बंदोबस्त के दौरान हमने पढ़ लिया था कि 3 प्रणालियां थी, जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, तीनों का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी इसमें हो ही गया था। चलिए बेटा, आपके अति लघु खत्म हो गए। जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट यही थे, बाकी और भी है वो आपको समझा दिया, आपको आते हैं, आप वीडियो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में यही थे। चलिए, स्वतंत्रता के समय, लघु क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में औद्योगिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बेटा कैसी थी औद्योगिक स्थिति किस समय? स्वतंत्रता के समय। आप सबको पता है कैसी थी बेटा? खराब हो चुकी थी क्योंकि अंग्रेज आए थे और जो भारत में हस्तशिल्प उद्योग हमारे चल रहे थे उन्हें लगभग उनका नाश कर दिया था और कृषि उद्योगों का भी नाश कर दिया था। जो हमारी 85% आबादी किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। और 15% आबादी किस पर निर्भर थी बेटा? हस्तशिल्प उद्योगों पर निर्भर थी। उन्होंने दोनों का विनाश कर दिया था। चलिए, लिखना कैसे आपको? स्वतंत्रता के समय भारत की औद्योगिक स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि भारत के ब्रिटिश शासन द्वारा औद्योगिक, ठीक है, तो क्या हुआ था बेटा? औद्योगिक यानी कि उद्योगों को कम कर दिया था। ठीक है ना, किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को केवल कच्चे माल का निर्यात बनाना और निर्मित माल का आयातक बनाना। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बेटा कि कच्चे माल तो भारत से ले लो और जो भी निर्मित माल हो भारत में बेच दो, ये समझा चुके थे। ठीक है, आगे चलिए। इस प्रकार भारत को कृषि प्रधान देश ही बनाए रखा तथा इससे घरेलू उद्योग विकसित नहीं हो पाए तथा अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। यद्यपि 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उद्योग विकसित हुए, परंतु भावी उद्योग
औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने वाले पूंजीगत उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि थोड़े बहुत तो हुए कब 20वीं शताब्दी में, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके होने से कोई खास प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पूंजीगत उद्योगों की नहीं हो पाए थे। दूसरा प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के समय भारत में आर्थिक आधारभूत संरचना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा सड़कों, रेलवे, जल परिवहन, पतनों, डाक तार आदि संसाधनों को विकसित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब ब्रिटिश शासन द्वारा, ठीक है ना बेटा, जितने भी संचार के साधन थे, जैसे कि आपका रेल था, जल परिवहन था, ठीक है, डाक तार आदि, ठीक है ना, ये जितने भी संचार के साधन थे, इन्हें ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, अपने संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इसका भारत में विकास किया था। आगे कह रहे हैं, परंतु इन सभी साधनों का विकास ब्रिटिश शासकों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1850 में रेलवे की शुरुआत, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, द इंडियन रिजर्व बैंक की स्थापना करना रहा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी यहाँ पे कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ट्रेनों की शुरुआत तो हम पढ़ ही चुके हैं, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे दे रहे हैं बेटा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बेटा कब करी थी, आरबीआई, तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत के आयात निर्यात की स्थिति को समझाइए। तो भारत कैसा था बेटा, भारत सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, जूट, शक्कर, मसाले आदि कृषिगत वस्तुओं का निर्यात करता था, जिसका फायदा ब्रिटिश शासकों ने उठाया और भारत को कच्चे माल का निर्यात बना दिया। इसी कच्चे माल से वस्तुओं को अपने देश इंग्लैंड में तैयार करा के भारत को ऊंचे दामों में बेचा जाने लगा। भारत को उन वस्तुओं का आयातक बना दिया, जिससे भारतीय उद्योगों का धीरे धीरे पतन होता गया। तो क्या करा था बेटा अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासनकाल में, आपको पता है कि जो भी कच्चा माल था वो सब ब्रिटेन जाने लगा। ठीक है, और वहां ब्रिटेन के अंदर माल को निर्मित कर कर उल्टा भारत को वापसी सेल कर दिया जाता था, और जो बिक्री के दौरान लाभ कमाया जाता था वो ब्रिटेन अपने पास रख लेता था। इससे क्या हुआ था कि भारत में घरेलू उद्योग थे उनका धीरे धीरे पतन होता गया और ब्रिटेन का विकास होता गया। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता के समय भारत में आधारभूत सामाजिक संरचना की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आधारभूत बेटा क्या, बेसिक, ठीक है ना, जो बेसिक स्थिति थी, फंडामेंटल्स, जो भी पोजीशन थी, स्थिति थी, वो क्या थी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, आधारभूत सामाजिक संरचना के अंतर्गत मानवीय संसाधनों को सम्मिलित किया जाता था, जिसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि का अध्ययन किया जाता था। ब्रिटिश शासन के समय भारत में पहली जनगणना 1881 में की गई थी। जो बार बार है कि 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, एमसीक्यू में भी आ जाता है। जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या बेटा कितनी थी, 25.4 करोड़ थी। ठीक है, 25.4 करोड़ से, यानी कि 25.4 करोड़ थी। अतः भारत की जनसंख्या का आकार सीमित था, कदा इसकी वृद्धि दर भी क्या थी बेटा, कम थी। आगे साक्षरता 16% से भी, यानी कि 16% से भी कम थी। 1921 से पूर्व भारत की जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। 1921 से पूर्व यानी कि जन्म भी ज्यादा हो रहा था और लोग भारत के अंदर मृत्यु को भी ज्यादा प्राप्त हो रहे थे, दोनों ही उच्च थी। लेकिन 1921 के बाद भारत में जनांगीय संकुलन के तृतीय सोपान में प्रवेश किया, जिसमें मृत्यु का घटना शुरू हो गई, लेकिन जन्म दर उच्च बनी रही। तो भारत में 1921 के बाद जो मृत्यु दर थी वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई, और जो जन्म दर थी वो ज्यादा हो गई। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत अभाव रहा। ठीक है ना, अभाव रहा या अभाव था। तो यहाँ पे क्या कह रहे बेटा,
उस समय 1921 से समय आज भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हम कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हाँ बहुत अच्छा है। काफ़ी भारत की जो भी सरकारें आई हैं, ठीक है ना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी सरकार आई है सबने स्वास्थ्य सेवाओं का अपने स्तर पर विकास किया है, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी ने किया ही नहीं या किसी ने बहुत ज़्यादा किया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो भी सरकार आई है सबने अपने स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया है, ठीक है जी। तो आज भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं है ना वो बहुत अच्छी हुई हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हम बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। विकास चलता रहना चाहिए भारत में, ठीक है, होना चाहिए विकास। उसके बाद क्या कह रहे हैं बेटा, स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत अभाव था, इसीलिए लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो जाते थे। ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, ठीक है, यानी कि हवा के द्वारा, जल के द्वारा, इस टाइप के जो रोग थे वो ग्रस्त हो जाते थे। जीवन प्रत्याशा का स्तर मात्र 32 वर्ष ही रह गया था। गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या व्यापक थी, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। ब्रिटिश शासकों ने इस समस्या का निवारण के लिए कोई उपाय नहीं किए। भाई सिंपल सी है चीज़ है, देखो ब्रिटिश शासन आया क्यों था, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, वो आया था बेटा लाभ कमाने के लिए। किसके लिए आया था वो? लाभ कमाने के लिए, ठीक है ना। और जब कोई देश दूसरे देश में लाभ कमाने के लिए जाता है तो वह उस देश की समस्याओं का निवारण करेगा ही क्यों? भाई सिंपल सी बात है, उसका उद्देश्य क्या है? केवल लाभ कमाना। वो उन समस्याओं का निवारण तो कर सकता है जिसके पीछे उसका कोई ना कोई लाभ उद्देश्य छिपा हो। अन्य जो स्वास्थ्य था, शिक्षा था, इन समस्याओं का वो निवारण नहीं करने का, ठीक है ना। अच्छा, शिक्षा से याद आया, ब्रिटिश शासन काल में ना शिक्षा व्यवस्था भी आई थी, काफ़ी आए थे, उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन पॉलिसी लागू करी है। लेकिन उस टाइम भी अंग्रेजों का जो काम था ना वो ऐसा था कि बस इन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा दो, अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी और अपने बाबू तैयार हो जाएंगे। बाबू का मतलब है जो हमारे ऑफिस में, ठीक है ना, अपने कार्यालय में काम कर सके अंग्रेजों के लिए, बस ये उद्देश्य था उनका। उद्देश्य कोई शिक्षित करना नहीं था, ठीक है ना। वो आप जब कभी बड़ी बड़ी क्लास में आएंगे, ठीक है, शिक्षा यानी कि बीएड एमएड करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, ठीक है, विस्तृत यानी कि निबंधात्मक या लॉन्ग क्वेश्चन आप कहते हो, उसमें आ जाते हैं। इसका पहला है कि ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति का उल्लेख कीजिए। देखिए, आप अगर बहुविकल्प, आप अगर अति लघु और आप लघु, ठीक है, तीनों मिला लीजिए, तीनों मिलाकर अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो आपके अपने आप ही, ठीक है ना, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आप ना 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, तो इतना तो है कि आप अगर बहुविकल्प, अति लघु, लघु तीनों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कैसा भी उनसे रिलेटेड विस्तृत क्वेश्चन आ जाए आप अपने पास से अपने शब्दों में बनाकर लिखकर आ सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अति लघु, लघु और आपके बहुविकल्प, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको पूरे अपने पक्के करने हैं, जिससे किसी भी प्रकार का अगर कोई विस्तृत क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे ना छोड़ें, ठीक है। हल्का सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन को लिखने का क्या तरीका है। तो ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में कृषि क्षेत्रों की स्थिति का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश, अब याद रखना बेटा, दो वर्ड आते हैं आपके, बार बार कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पर एक शब्द आ रहा है आपका स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, तो स्वतंत्रता से अगर पूर्व आ रहा है यानी कि ब्रिटिश शासन काल में, जिसमें जो कृषि थी उसका भी विनाश किया था, जो हस्त उद्योग थे उसका भी विनाश किया था और भारत के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। एक आ रहा है बेटा ब्रिटिश शासन काल से पूर्व, यानी कि अंग्रेजों के आने से भी पहले, ठीक है ना। तो दो शब्द आ रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व और एक ब्रिटिश शासन काल से पूर्व, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ब्रिटिश शासन काल से जो पूर्व वाला आ रहा है उसमें बहुत अच्छा था भारत, ठीक है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, सब आत्मनिर्भर थे। उस टाइम पे हमारे आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर का मतलब ही क्या होता है कि अगर हमें, आत्मनिर्भर का मतलब होता है बेटा कि अगर हमें कहीं पर मान के चलिए नौकरी नहीं मिल रही है,
ठीक है। अगर हमें कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही है तो हम स्वयं अपना छोटा मोटा काम करके, ठीक है, अपने पूंजी अनुसार, अगर हमारे पास ज़्यादा पूंजी है तो ज़्यादा पूंजी लगाकर बड़ा व्यवसाय करें, कम पूंजी है तो थोड़ी पूंजी लगाकर छोटा व्यवसाय करें, ठीक। पर आत्मनिर्भर बन जाए, ऐसा ना हो कि हम बेरोजगार ही रहे, ठीक है ना। तो काफी बार ना हर चीज को थोड़ा सा गलत ले लिया जाता है कि आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर बहुत अच्छी चीज है। आप खाली नौकरी के ऊपर मत रहिए, ठीक है ना, आप खाली नौकरी के ऊपर मत रहिए, आप कोई भी अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप कर लीजिए अभी सही कि आप, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, चाहे वो आपकी सरकारी, वैसे सरकारी नौकरी पाना ही मध्यम परिवार का एक उद्देश्य रहता है कि किसी बच्चे का कि भाई मैं पढ़ लूँ लिख लूँ और मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि सबकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, लगती बहुतों की है लेकिन सबकी नहीं लगती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ना थोड़ा सा स्किल डेवलप ऐसी करिए कि अगर आपकी सरकारी नौकरी लगती है बहुत अच्छी बात, आप मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो लग जाएगी। पर अगर आपके किसी भी कारणवश, भाग्यवश आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो आप अपनी आजीविका कमा सकें, ठीक है ना, आप अपना जीवन अच्छे से जी सकें। कोई ना कोई ऐसा हुनर, कोई ना कोई ऐसी स्किल आप जरूर अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, अपनी स्किल का विकास कर लीजिए। वो ही आत्मनिर्भर है। जब आप अपने अंदर कोई भी स्किल का विकास कर लेते हैं, अपना हुनर सीख लेते हैं, वही आत्मनिर्भर है। चलिए, ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति का उल्लेख करिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ब्रिटिश काल से पूर्व भारत भी कृषि प्रधान देश था। लोगों की आजीविका तथा सरकार की आय का मुख्य साधन कृषि ही थी। पढ़ चुके हैं कि 85% आबादी, 85% आबादी किस पर निर्भर थी बेटा, कृषि पर निर्भर थी। तो ज्यादातर मुख्य रूप से कृषि ही आय का साधन थी लोगों की, यानी कि वहां की जो जनता थी और सरकार थी। गांव में 3 प्रकार के वर्ग होते थे बेटा, कृषक होते थे, दस्तकार होते थे और सेवक, ठीक है ना, 3 होते थे बेटा। यहाँ पे क्या है, आर्टिस्ट होते थे, फार्मर होते थे, सर्वेंट होते थे। यहाँ पे क्या है बेटा, कृषकों का स्थान सबसे ऊंचा था। किसान अपने विभिन्न काम दस्तारों से कराते थे तथा बदले में फसल काटे जाने पर अनाज देते थे। अब देखो ये जो है ना, फसल काटे जाने पर अनाज देते थे, ठीक है ना। सेवक लगान वसूल करके सरकार को देने का कार्य करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आज भी, अभी थोड़े दिन पहले ना गेहूं की कटाई हुई है, आज भी ना काफी गांवों में ऐसी ये प्रथा आज भी है कि भाई जो गेहूं काटने आता है तो हम उसको बदले में ना पैसे नहीं देते। किसानों के पास जो गेहूं कटाई के लिए लोग जाते हैं उनको किसान बदले में पैसे तो नहीं देते, क्या दे देते बेटा, गेहूं में से हिस्सा दे देते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम भी यही प्रथा थी कि किसान बदले में, जो भी किसान अपना कार्य करवाते थे दूसरे लोगों से, उसे बदले में क्या दे देते बेटा, थोड़ा बहुत नाज दे देते थे, ठीक है ना, हिस्से में नाज उन्हें मिल जाता था, जैसे आज भी गेहूं कटाई के बाद गेहूं मिल जाता है। सेवक लगान वसूल करके सरकार को देते थे। जो सेवक होते थे वो सरकारी होते थे और उनका कार्य था, सरकार की ओर से होते थे, उनका कार्य था लगान वसूल करके सरकार को देना। आ गए बेटा, ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारतीय कृषि अपनी उन्नत अवस्था में थी पूर्व, ठीक है ना। ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व कैसी थी, बहुत अच्छी थी, उन्नत अवस्था में थी। सभी कृषक कृषि कार्यों में कुशल थे तथा कृषि की उत्पादकता भी बहुत अधिक थी। अतः भारत भी भूमि खदानों से रूप में सोने का उत्पादन करती थी। भारत में सूती, रेशम, वस्त्र, चावल, जूट, शक्कर, मसाले आदि कृषिगत वस्तुओं का अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता था। पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो ब्रिटिश शासनकाल आया था उससे पहले हमारे देश में जो उत्पादन होता था उसका हम दूसरे देशों में भी निर्यात करते थे। और भारत के जो भी वस्तुएं, निर्मित भारत की वस्तुएं होती थी, उस पर लोगों को क्या था बेटा, भरोसा था कि भाई मेड इन इंडिया है, ठीक है। आज जैसे हम मोबाइल लेते हैं और उस मोबाइल के पीछे मेड इन इंडिया लिखा होता है तो हम सोचते हैं यार बढ़िया है, मेड इन चाइना लिखा होता है हम कहते हैं यार बेकार है। तो या हम कोई भी ऐसा आइटम ले लेते हैं यार, जैसे दिवाली आती है उस पर आप सब लाइटें लाते हो कि भाई चाइना वाली नहीं चाहिए, ये तो रात को जलेंगे सुबह को बुझेंगी, हमें तो ऐसी चाहिए
जो ठीक ठाक हो, और कौन सी मीड बॉल कहता है भैया भारत की है ये, ता में आए इसके अंदर, तो हम वही वाली लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आज हमें विश्वास है ऐसे उस टाइम दूसरे देश के लोगों को भी विश्वास था कि भाई जो वस्तु है वो मेड इन इंडिया है तो बेस्ट है। ठीक है, जिसके बदले में, ठीक है बेटा, पहले क्या था कि उस टाइम ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व कि हम जब कोई वस्तु देते थे किसी अन्य देश में तो सोने में, ठीक है, आयात निर्यात होता था, सोने में वस्तु विनिमय किया जाता था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विनिमय जो हो रहा है कि हमने उन्हें वस्तु दे दी और वो हमें विनिमय में यानी कि बदले में क्या दे रहे हैं बेटा, सोना दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि सोना प्राप्त होता था, जिसके बदले में भारत को सोना प्राप्त होता था। अतः यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी तथा यहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न थी। ठीक है, कृषि कार्यों में ही लगी हुई थी। भारत में उस समय कृषि पर आधारित उद्योगों का भी विकास हो चुका था, अतः उस समय भारतीय वस्तुएं पूरे विश्व में प्रतिष्ठित थी तथा भारतीय भूमि श्रम अनुपात श्रम के अनुकूल था। यानी कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो भी भारतीय भूमि थी, कृषि के लिए भूमि थी, वह अनुकूल थी। ठीक है, ऐसा नहीं है भूमि की कमी थी, अनुकूल थी। कथा जोतों का आकार बड़ा था। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था, ये हम पढ़ चुके थे कि उसके बाद प्रत्येक गांव राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से संपन्न एवं आत्मनिर्भर था। उस समय प्रति व्यक्ति उत्पादन व उत्पादकता अधिक थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसी संपूर्ण विश्व के व्यापार का केंद्र बनी अर्थव्यवस्था से आकर्षित होकर ही विदेशी व्यापार करने भारत आते रहते थे। ठीक है ना, तो बेटा क्या है कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। वस्तुएं बहुत ज़्यादा निर्मित होती थी, बहुत अच्छा हमारा अर्थव्यवस्था थी, और इसी चीज़ से आकर्षित होकर, ठीक है ना यार, एक देश है भारत, उसकी अर्थव्यवस्था देखो कितनी अच्छी है, वहाँ पर हर चीज़ उत्पन्न हो रही है, लगभग हमारे पास हर चीज़ थी। ठीक है, क्यों थी उसका रीजन भी है कि हमारा जो भारतवर्ष है इसकी जो जलवायु है वो सभी प्रकार की है, कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्म है, कहीं पर थोड़ी बारिश कम होती है, कहीं पर थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है, तो बहुत अच्छी थी। तो आगे कह रहे बेटा, यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई तथा उसने राजनीतिक हस्तक्षेप करके भारत को उपनिवेश बना लिया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के कृषिगत कच्चे माल को निर्यात बनाना था। इसी शोषण के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन होता गया। ठीक है ना, पतन हो गया था। क्या कह रहे बेटा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो आई थी उन्होंने क्या काम करा था, भारत का शोषण करना शुरू कर दिया और भारत का पतन होना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में आर्थिक आधारभूत संरचना की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आप पढ़ लिया ना, हालांकि मैं इसमें दे दिया, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसी के बेस बनाकर इसमें आप लिख सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश काल से पूर्व की बात आ रही है। ठीक है, इसे समझाना कोई वो नहीं है ऐसा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो ले लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, समझाने के लिए कोई ऐसा नहीं है, वही चीज़ें हैं, सेम वही चीज़ें, या तो वही क्वेश्चन आप लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या पॉइंट बनाकर आप लिख दो उसी क्वेश्चन में जो मुख्य पॉइंट है कि कृषि थी, भारत की चीज़ें विदेशों में भी जा रही थी, लोगों का भारत की चीज़ों पर, वस्तुओं पर मतलब विश्वास था। ठीक है, कि अच्छी गुणवत्ता की हैं, तो इस पर आप पॉइंट बनाकर लिख दीजिए या ऐसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लेंगे। चलिए, पर्सन 3 यानी कि पर्सन आपका तीसरा है। चलिए, ब्रिटिश काल से समय कृषि व्यवस्था औद्योगिक व्यवस्था के विकास में अंग्रेजों की नीति का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रिटिश काल के समय कह रहे हैं, याद रखना, पूर्व नहीं कह रहे, समय कह रहे हैं, यानी कि जब हमारा अंग्रेज आ गए थे उस टाइम की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश काल के समय कृषि व्यवस्था कैसी थी? चलिए, ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि में कोई भी तकनीकी सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया था। शक्ति के साधन के रूप में बैल तथा मुख्य औजार के रूप में लकड़ी का हल ही खेती का कार्य में प्रयोग किए जाते थे। जहाँ भी आंशिक रूप से कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, उनका प्रभाव ना तो ग्रामीण जीवन पर पड़ा और ना ही किसानों के आर्थिक
जीवन स्तर में सुधार हुआ। ठीक है ना, जब भी अंग्रेज आए तो ऐसा नहीं था कि उनका प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ा या सुधार हुआ, सुधार कुछ भी नहीं हुआ था। 19वीं शताब्दी में लाखों लोग अकाल के कारण मर गए थे। ठीक है ना, अकाल के कारण मर गए थे। अच्छा, एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने ना ये बहुत सुना होगा कि अंग्रेजों के टाइम अकाल पड़ा, तो बेटा वो जो अकाल थे ना वो प्राकृतिक नहीं थे, ये याद रखना। बहुत थोड़ा टाइम, मतलब हाथ जो था वो प्रकृति का था, प्राकृतिक नहीं थे। वो अकाल कैसे थे कि भाई सूखा, थोड़ा सूखा पड़ा, मान के चलिए फसल कम हुई, उस बात से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपना लगान चाहिए था, उन्हें इतना नाच चाहिए था। तो अकाल जो थे ना, उर्वरकों की खोज नहीं करी, ठीक है ना, कोई किसानों को सपोर्ट नहीं करी, मशीनरी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, अकाल पड़ता है। भाई कृषि का उत्पादन जब आप अच्छे उर्वरक डालोगे तभी तो बढ़ेगा। जब किसानों की आय बढ़ेगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा कि वो ज़्यादा कृषि करें। ठीक है, तो एक तो आपने उनका मनोबल तोड़ दिया, ऊपर से आपने उर्वरकों पर रोक लगा दी। ठीक है, आपने कोई भी ऐसा तकनीक ही नहीं लाए, जैसा हरित क्रांति बाद में चली, आपने कोई भी ऐसी तकनीक ही नहीं लाए हैं कि जिससे कृषि का क्षेत्र में कुछ विकास हो, आप उल्टा शोषण कर रहे हो। तो बेटा जो अकाल थे वो प्राकृतिक ना होकर कैसे थे, वो अंग्रेजों के ही थे। ठीक है ना, वो अकाल जो थे वो अंग्रेजों के कारण ही आए थे, वो प्राकृतिक नहीं थे, बहुत कम हाथ उन प्रकृति का था। चलिए क्या कह रहे हैं बेटा, कहाँ पर थे हम, अच्छा यहाँ पर थे। अकालों के अधिकता का होना कृषि के अल्प विकास के एक परिणाम के रूप में देखा जाता है। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन किया था, परंतु इतने लंबे शासनकाल में भी उन्होंने कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की कोई भी सुधारात्मक प्रयास नहीं किए थे। 20वीं शताब्दी में कुछ नहरों का निर्माण अवश्य कराया गया था, थोड़ा बहुत जो भी अंग्रेजों ने ये मान के चलिए विकास किया वो 20वीं शताब्दी में किया था, थोड़ा बहुत, वो भी अपने फायदे के लिए, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। इससे कृषि को कुछ लाभ जरूर मिले, परंतु कृषि में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ठीक है ना, कोई भी विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला, बल्कि कृषि आधारित उद्योगों के समाप्त हो जाने के कारण भारतीय किसानों की दुर्दशा में वृद्धि हुई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं गरीबी एवं बेरोजगारी की चपेट में आ गई थी। ठीक, ब्रिटिश काल के समय औद्योगिक व्यवस्था कैसी थी, कृषि व्यवस्था थी वो हम पढ़ लीजिए, औद्योगिक व्यवस्था पढ़ लीजिए। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार के प्रमुख केंद्र बनी हुई थी। ठीक है, पूर्व, ब्रिटिश काल से पूर्व अच्छी थी, है ना। भारतीय मसाले, दस्तकारी का सामान, कपड़ा आदि पूरे विश्व में पहचान बनाए हुए थे, परंतु जब अंग्रेजों ने शासन शुरू हुआ तो उनके शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत के दस्तकारी और उद्योगों का लगातार ह्रास होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड में बने कपड़े तथा अन्य वस्तुओं को भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में कपड़ा उद्योग चौपट होने लगा, जिससे इसमें लगे सभी कार्य कुशल जुलाहे बेरोजगार हो गए। जुलाहे बेटा वो होते हैं जो कपड़े, यानी कि बुनकर। ठीक है, कहीं पर आपको बुनकर मिल जाता है, कहीं पर इसका पर्यायवाची जुलाहे मिल जाता है। इसके साथ साथ ही लोहे को गलाने का कार्य भी कमजोर पड़ गया था तथा धातु उद्योग तथा कपड़ा उद्योग दोनों ही बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। बेरोजगारी की वजह से लोग शहर छोड़कर गांव चले गए थे। 19वीं शताब्दी में बहुत वर्षों बाद सूती, कपड़ा, जूट उद्योगों का विकास हुआ, परंतु इसके साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया बड़े रूप से शुरू नहीं हो पाई। भारत के 1947 में आज़ाद होने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान ही रही। ठीक है ना, तो बेटा एक चीज़ याद रखना, आज भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग कृषि प्रधान ही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1947 में आज़ाद होने के बाद भी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान ही थी। प्रश्न 4 आपका कह रहे हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बेटा स्वतंत्रता के समय की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल अब समाप्त हो चुका, अब हम स्वतंत्र हो गए, 1947 में आ गए। अब देखिए क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन, अर्थमात्रिक तथा बिछड़ी तथा कृषि प्रधान बन चुकी थी। अतः इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। ठीक है, मुख्य पॉइंट है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं अल्प विस्तृत अर्थव्यवस्था, पूरा विकास नहीं हुआ था, अल्प विस्तृत थी, थोड़ा पहले विकास हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने आए भारत में शासन किया, तो उसकी वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था की वो काफी बिछड़ चुकी थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अल्प विस्तृत थी। इसमें प्रति व्यक्ति आय तथा औद्योगिक विकास का स्तर निम्न था, कृषि पर अधिक निर्भरता थी तथा आधारभूत संरचना बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में थी, आयातों पर अधिक निर्भरता थी तथा गरीबी, बेरोजगारी व निरक्षरता जैसी सामाजिक चुनौतियों का यानी कि भारत में विद्वान सामना कर रहा था। भारत में गरीबी थी, ठीक है, शिक्षित नहीं थे लोग इतने, बेरोजगारी थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति रुक गई थी, ठीक है ना। तो क्या करें बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गति थी वो रुक गई थी। कृषि के उत्पादन व उसकी उत्पादकता में भी कमी आई तथा विकास की दर घटने लगी, शोषण अधिक होने लगा था तथा भारतीय उद्योगों का पतन हो चुका था, तकनीकी विकास होना रुक गया था। तीसरा पॉइंट आप मत पढ़ना, ये पढ़ लेना बस, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश काल में संसाधनों के बहुत अधिक शोषण के फलस्वरूप उत्पादकता में कमी आई थी बेटा। आधुनिक उद्योग पिछड़ते गए तथा सामाजिक व आर्थिक आधारभूत संरचना का ह्रास होने लगा, ठीक है ना। तो ब्रिटिश शासन काल आया था, उसका ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश भाई अंग्रेज गए और तुरंत भारत में विकास हो गया, नहीं। जो भारत को अविकसित, पहले तो विकसित भी था, पूरा अविकसित कर दिया, शोषण कर दिया, और उसके बाद आपको पता है कि अर्थव्यवस्था कैसी होती होगी। विभाजन का प्रभाव पड़ा था, हाँ जी देखो विभाजन का प्रभाव तो बहुत पड़ा था, आपका अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि जो भारत था वो दो टुकड़ों में बट गया था बेटा, एक पाकिस्तान बन गया था, एक हिंदुस्तान बन गया था, भारत बन गया था। विभाजन का प्रभाव पड़ा था, एक आक्रोश, लोगों में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ था, कुछ वहाँ चले गए, कुछ यहाँ के यहाँ रह गए। चलिए, विभाजन का प्रभाव, देश 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान दो देशों में विभक्त हो गया था। विभाजन के पश्चात भारत के हिस्से में 77, ठीक है, प्रतिशत भूभाग तथा 82% जनसंख्या आई थी, ठीक है, यानी कि 100 में से 77% भारत के हिस्से में आया और 82% जनसंख्या यानी कि आबादी भारत में आई थी। विभाजन कृषि की दृष्टि से भारत के विपक्ष तथा उद्योग की दृष्टि से पश्चिम में रहा। तो कृषि की दृष्टि तो विपश्चिम में रहा, यानी कि जो कृषि के हम देखें कि भूमि, तो इस हिसाब से तो क्या हुआ था कि भारत जो है वो विपश्चिम में रहा, और औद्योगिक दृष्टि से क्या रहा बेटा, पश्चिम में रहा। परंतु औद्योगिक कच्चा माल उत्पादित करने वाले उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। तो यहीं तक का बेटा कि आपका सारा, तो यहाँ क्या कह रहे बेटा कि जो पाकिस्तान में जो कृषि की उपजाऊ भूमि थी वो थोड़ी हमारी पाकिस्तान में चली गई थी। औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से ठीक था यहाँ पे, जो कि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा थी, और तो इसलिए यहाँ पर उत्पादन यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों का ज़्यादा विकास होने की संभावना थी। फिलहाल आपका यही था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। और आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। और अगला या तो आपका जो अगले हम चैप्टर चालू करेंगे वो अर्थशास्त्र चैप्टर 2 आपका चालू हो जाएगा, या फिर आपका पहले एक चैप्टर जो है वो थोड़ा वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का देख लेंगे, ठीक है। जैसा भी होएगा वीडियो चैनल पर आती रहेगी। चलिए।